नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे की जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है। मतलब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन कहानी वहीं अटक गई है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इस अभूतपूर्व और बेहद जटिल संवैधानिक गतिरोध को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है और हमारा संविधान इस पर क्या कहता है, चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले चुनाव के नतीजे और विवाद, फिर ममता बनर्जी का वो चौंकाने वाला बयान, उसके बाद हार के कारण सबसे बड़ा संवैधानिक पेंच, और अंत में कि अब आगे क्या होगा, यानी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, चुनाव के नतीजे और इस पूरे विवाद की असली जड़ आखिर है क्या। देखिए, पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। एकदम क्लियर कट रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक जीत हासिल कर ली है। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में विजय जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हार मानने और इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आप खुद सोचिए, भारतीय राजनीति में ऐसा आपने कितनी बार देखा है? यह अपने आप में एक बेहद दुर्लभ घटना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने से मना क्यों किया। तो आइए सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं जिसने इस पूरे संवैधानिक संकट की नींव रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने बेहद सख्त लहजे में एक बात कही, और वो बात थी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। बस इसी एक लाइन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। और यकीन मानिए, उनके इस्तीफे से इनकार करने का जो सबसे बड़ा आधार है वो यही बयान है। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, 100। जी हां, 100। चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने सीधा दावा किया है कि चुनाव में बड़ी बेईमानी हुई है और उनसे ठीक-ठीक 100 सीटें लूटी गई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और इसमें अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और इसी दावे के आधार पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि इन आरोपों ने पूरे देश में चुनाव की पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर कितनी बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन एक सवाल तो बनता है ना कि आखिर चुनाव के नतीजे ऐसे आए क्यों? हार के असली कारण क्या हैं? आइए इस पर दोनों पक्षों के जो अलग अलग नजरिए हैं उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इस हार के कारणों को लेकर टीएमसी जो कह रही है और विपक्ष जो मान रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए दोनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सत्ता पक्ष और प्रोफेसर अभय दुबे जैसे कुछ विश्लेषकों की बात सुने तो वो हार के पीछे कुछ खास वजह बताते हैं। उनका मानना है कि चुनाव आयोग और विशेषकर ज्ञानेश कुमार की भूमिका इसमें थोड़ी संदिग्ध रही। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भारी तैनाती और बीजेपी नेतृत्व के बेहद आक्रामक और तीखे चुनाव प्रचार को भी ममता बनर्जी की इस हार का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। पर दूसरी तरफ विपक्ष और कई लीगल एक्सपर्ट्स का नजरिया एकदम अलग है। सुप्रीम कोर्ट के कई वकील तो मुख्यमंत्री के इस इनकार को महज एक राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं। योगेंद्र यादव जैसे विश्लेषक ये मानते हैं कि भाई ये बीजेपी के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट और वास्तविक लोकतांत्रिक जनादेश है और बंगाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अब पूरी तरह बदल चुका है। देखिए, हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि दोनों पहलुओं को आपके सामने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रखना है। और अब हम आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे पेचीदा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो है संवैधानिक पेच। आखिर हमारा संविधान इस सिचुएशन के बारे में कहता क्या है? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस संवैधानिक गतिरोध या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को समझना। ये होती क्या है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, क्योंकि जो अलग अलग दल हैं वो संवैधानिक कानूनों की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे होते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो बंगाल में इस वक्त ठीक यही गतिरोध बना हुआ है। राजनीतिक तौर पर देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतर आया है। वहीं बीजेपी लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देते हुए कह रही है कि भाई तुरंत इस्तीफा दीजिए। तो जो पूरा विवाद है ना, ये संविधान के उन अनुच्छेदों के इर्द गिर्द घूम रहा है जो ये तय करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री आखिर कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्यमंत्री तब तक ही पद पर रह सकता है जब तक उसे राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर प्राप्त है।
अब चूंकि टीएमसी के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत ही सरकार को बर्खास्त करने की पूरी पावर है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का खेमा एक संवैधानिक शून्यता या कह लें लीगल वैक्यूम का फायदा उठा रहा है। वो इसलिए क्योंकि संविधान में चुनाव परिणामों के तुरंत बाद इस्तीफे की कोई एकदम फिक्स टाइम लिमिट या डेडलाइन नहीं दी गई है। उनका सीधा सा तर्क है कि जब तक चुनाव आयोग पर लगे उनके आरोपों की कोई लीगल जांच नहीं होती, वो अपना औपचारिक इस्तीफा नहीं सौंपेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। इस भारी कंफ्यूजन और गतिरोध के बीच नई सरकार का शपथ ग्रहण आखिर कैसे होगा? चलिए सारा कंफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप दूर करते हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस एक के बाद एक कैसे आगे बढ़ती है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं, तो सबसे पहला स्टेप में राज्यपाल चुनाव परिणामों और जनादेश का आकलन करेंगे। इसके बाद दूसरा कदम होगा मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से इस्तीफे की मांग करना। तीसरा स्टेप, अगर इसके बाद भी इनकार जारी रहता है तो राज्यपाल के पास सरकार को सीधे बर्खास्त करने का विकल्प है। फिर आता है चौथा कदम, जहां बहुमत वाले दल को नई सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे अंत में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यही वो स्टैंडर्ड संवैधानिक प्रक्रिया है जो ऐसे हालात में फॉलो की जाती है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस ऐतिहासिक गतिरोध को तोड़ने के लिए अंततः सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा, या फिर राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक तरफा कार्रवाई करेंगे? बंगाल की राजनीति का ये नया अध्याय हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।